हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास तक हम केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, यानी केंद्रक या न्यूक्लियस के कौन कौन से भाग थे और कौन कौन से भाग थे वो, जैसे एक पहला कौन सा था, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियो लेमा। दूसरा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। चौथा न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। पांचवा एंडोसोम, एंडोसोम। देखिए, लास्ट क्लास तक हम इनको कंप्लीट कर चुके थे, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज अपना टॉपिक रहेगा केंद्रिका। क्या? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो आइए स्टार्ट करते हैं केंद्रिका के बारे में। देखिए, क्या पढ़ना है आज हमें? केंद्रिका। केंद्रिका या इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। देखिए, अगर इसकी खोज की बात की जाए कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वही केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम की थी फोंटाना ने। किसने? फोंटाना। इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो फोंटाना को जाता है। किसको? फोंटाना ने खोज की थी केंद्रिका की या न्यूक्लियोलस की। ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। इसके बाद अगर इसकी क्या देखी जाए, इसका आकार देखा जाए। किसका? केंद्रिका का। खोज तो किसने की है इसकी? किसने की है खोज? फोंटाना ने की है। इसका आकार क्या होता है, कितनी बड़ी होती है? तो जो केंद्रिका या न्यूक्लियोलस का आकार है वो निर्भर करता है कोशिका की जैव संश्लेषी क्रियाओं पर। किस पर? जैव संश्लेषी क्रियाओं पर। अर्थात जो कोशिका या जिस कोशिका में संश्लेषण क्रियाएं अधिक होती हैं, जिस कोशिका में संश्लेषण क्रियाएं अधिक होती हैं उनमें तो ये रहेगी बड़े आकार की, और जिन कोशिकाओं में संश्लेषण क्रियाएं कम होती हैं उनमें रहेगी छोटे आकार की। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम में, है ना। और राइबोसोम की जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी होती है? राइबोसोम की संरचना बनी होती है आरआरएनए से। आरआरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन, है ना। आरआरएनए प्लस प्रोटीन ये क्या बनाते हैं? राइबोसोम मिलकर। दोनों आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? ये इनसे मिलकर क्या बनेगा? राइबोसोम बनेगा। राइबोसोम पढ़ेंगे भी हम इसको, राइबोसोम को, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको ये पूछ लिया जाए कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, तो वो क्या है? राइबोसोम। निर्माण किससे होता है इसका? राइबोसोम का आरआरएनए प्लस प्रोटीन, है ना। आरआरएनए प्लस प्रोटीन यानी 60 से करीब 50 से 60% तो होता है इसमें आरआरएनए, और बाकी बचा हुआ होता है प्रोटीन। आरआरएनए में भी अगर देखा जाए तो आरआरएनए में इसके होते हैं 28 ऐसे प्रकार का आरएनए, 28 एस आरआरएनए, है ना, और 18 एस आरएनए। चलिए एक बार देखिए, 28 एस प्लस 5 एस, 28 एस और 5 एस आरआरएनए, ये दोनों मिलकर के राइबोसोम की बड़ी इकाई का निर्माण करेंगे। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। जो राइबोसोम है वो दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। अगर यूकैरियोट्स में देखें
तो राइबोसोम 80s प्रकार का मिलता है और 80s में से उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक तो 50s एक तो 60s और एक 40s, यानी एक साइट एस प्लस एक दूसरी 40s। तो जो साइट एस राइबोसोम की बड़ी इकाई है उसका निर्माण होता है 28s और 5s आरआरएनए मिलकर के साथ में प्रोटीन मिलकर के इसकी बड़ी इकाई बनाते हैं राइबोसोम की, प्लस एक 18s आरआरएनए होता है ये, और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे राइबोसोम की छोटी इकाई। तो इस तरह से राइबोसोम जो अपन बाद में पढ़ेंगे भी, उसका निर्माण किससे होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर होता है। ठीक है, अब आरआरएनए और प्रोटीन का निर्माण किससे हो रहा है, ये आरआरएनए और प्रोटीन जो केंद्रिका है या जो न्यूक्लियोलस है उसमें आरआरएनए का निर्माण होता है, किसका, आरआरएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आरआरएनए का निर्माण कहाँ होगा, केंद्रिका में ना। अब जब केंद्रिका में आरआरएनए का निर्माण होगा तो फिर राइबोसोम की संरचना कौन बना है, आरएनए। तो एक तरह से आरएनए, फिर राइबोसोम में क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कौन, राइबोसोम है ना, और राइबोसोम की संरचना के लिए जिम्मेदार कौन, आरआरएनए। ठीक है, और आरआरएनए कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोलस में। इसलिए ये कोशिका की जैव संश्लेषी क्रियाओं की एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात जिन कोशिकाओं में जैव संश्लेषण क्रिया ज्यादा होगी, या ये समझ सकते हो कि जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होगा उनमें केंद्रिका बड़े आकार की होगी, और जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कम होगा, या ये समझ सकते हो कि जैव संश्लेषण क्रियाएं कम होंगी, उनमें केंद्रिका का आकार छोटा होगा। तो ये होगी इसके आकार की बात, अर्थात यह कोशिका की संश्लेषण, कोशिका की संश्लेषी क्रियाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, संश्लेषी क्रियाओं पर निर्भर करेगा, पर निर्भर। ठीक है, किस पर निर्भर है, कोशिका की जो जैव संश्लेषी क्रियाएं हैं उन पर निर्भर करता है। ये निर्भर तो मैं दिख नहीं रहा, इसलिए निर्भर को मैं यहां अब देखा होगा, है ना। तो ये आकार किस पर निर्भर करेगा, जो कोशिका की जैव संश्लेषी क्रियाएं हैं उन पर निर्भर करता है। इसके बाद खोज देखिए हमने, खोज किसने की, केंद्रिका की, फोंटाना ने। आकार किस पर निर्भर करता है, कोशिका की जैव संश्लेषी क्रियाओं पर, और इसकी संख्या देखी जाए, क्या इसकी संख्या की बात की जाए केंद्रिका की, तो ये करती है कोशिका में जितने क्रोमोसोम होंगे क्रोमोसोम पर डिपेंड होती है इसकी संख्या। अर्थात एगुणित संख्याओं में इसकी संख्या होगी एक, जो कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो कि एगुणित होती हैं यानी हैप्लॉइड होती हैं, उनमें तो इसकी संख्या होगी एक। अर्थात एगुणित संख्याओं में, एगुणित सेल्स में या कोशिकाओं में इसकी संख्या एक होती है, संख्या कितनी है, इसकी संख्या एक होती है, एक, यानी एक न्यूक्लियस या एक केंद्र का होगी। जबकि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है उनमें इसकी संख्या एक जोड़ी में होगी। अर्थात जैसे मनुष्यों में देखे जाए तो ये जोड़े में मिलते हैं। कौन, देखो ह्यूमंस में, मनुष्यों में यह जोड़ी में मिलती है, जोड़ी में मिलती है। क्यों मिलती है जोड़ी में, क्योंकि अगर मनुष्य में देख लिया जाए तो मनुष्यों में हैप्लॉइड डिप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, अर्थात द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, इसलिए मनुष्यों में यह जोड़ी में मिलती है। बाकी पादपों में भी अगर देखा जाए, अपन पादपों की बात करें तो जो पादप द्विगुणित होते हैं वहां भी ये जोड़ी में मिलेगी। लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट्स है, अच्छा ये ध्यान रखना, हैप्लॉइड प्लांट्स उत्पन्न कैसे होते हैं। अगर मान लो जैसे कई बार क्या है, अनिषेक जनन में ये देखने को मिलता है कि कई बार जैसे सीधे ही जो अंडाशय है उससे बिना निषेचन के अगर पादप विकसित हो जाता है तो वो हैप्लॉइड होता है। यानी अगर गैमीट कल्चर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार किए जाते हैं जो बीज रहित पादप होते हैं, जैसे बीज रहित अंगूर आता है, उनका फायदा भी है कि हमें बीज नहीं फेंकने पड़ते हैं खाने में ना। तो
ऐसे अगणित पादपों के कई लाभ हैं, इनको जो अभी बायोटेक्नोलॉजी चल रही है उसके माध्यम से अगणित पादप तैयार किए जाते हैं। तो उनमें केंद्रिका कैसी होगी, संख्या में 1 होगी क्योंकि 12 ये तो होगी इसकी संख्या की बात। आगे इसकी पोजीशन की बात करें या इसकी स्थिति की बात करें, स्थिति या पोजीशन ये रहेगी कहाँ पर, केंद्रिका केंद्रक के अंदर कहाँ रहती है, केंद्रक के अंदर रहती है तो पता है, लेकिन केंद्रक के अंदर भी कहाँ होती है, तो ये देखिए क्या स्थिति, इसको साफ के देते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को है ना नोट्स की प्रॉब्लम है, नोट्स कुछ दिन में या तुम्हें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और वैसे तुम यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, और ये तो जूलॉजी में और बॉटनी में सेम सा है। हालांकि नोट्स तुम्हें करा दिए जाएंगे प्रोवाइड, जैसे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स की तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, यहाँ आराम से समझते चलो, ठीक है। स्थिति देखिए क्या देखना है हमको, स्थिति केंद्रिका की स्थिति, ये तो हमें पता है कि केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है ना, लेकिन केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका कहाँ होगी, तो कल मैंने जो क्रोमेटिन पढ़ाया था उसमें तो मैं ये बताया था कि क्रोमेटिन 2 प्रकार का होता है, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग होता है किसका, क्रोमेटिन का, उससे संबंध होती है केंद्रिका, अर्थात केंद्रिका क्रोमोसोम के जिस स्थल से संगठित होती है उसे केंद्रीय संगठक स्थल कहा जाता है। तो यह क्रोमेटिन के या क्रोमोसोम बोल देते हैं, यह क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम के केंद्रीय संगठक स्थल, केंद्रीय संगठक स्थल से संबंधित होती है या संबंध केंद्रीय संगठक स्थल से संबंध होती है, यानी जहां पर केंद्रिका जुड़ी होती है क्रोमोसोम से उसे केंद्रीय संगठक स्थल या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर या केंद्रीय संगठक स्थल कहा जाता है, जहां पर ये केंद्रिका स्थित होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ी केंद्रिका या न्यूक्लियस की खोज, उसके बाद इसका आकार, उसके बाद इसकी स्थिति, और क्या पढ़ा हमने, इसकी संख्या है ना, ये पढ़ी। आगे अगर इसका रासायनिक संगठन देखा जाए केंद्रिका का रासायनिक संगठन देखिए, रासायनिक संगठन इसका देखते हैं तो सबसे ज्यादा तो इसमें होता है आरआरएनए, क्योंकि भाई आरआरएनए का निर्माण इसी में होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें क्या रहेगा, आरआरएनए। एक तो क्या मिलता है इसमें, आरआरएनए सर्वाधिक मात्रा में लगभग 80%, लगभग 80% इसमें आरआरएनए मिलेगा। और क्या मिलता है इसमें, और इसमें मिलता है अम्लीय या एसिड फास्फेटेज, अम्लीय फास्फेटेज एलिमेंट्स में मिलता है। एक तो क्या मिलता है इसमें, आरआरएनए, अम्लीय फास्फेटेज और न्यूक्लियो
एंडोन्यूक्लियो डीफॉस्फोराइलेज ये मैंगनीज में मिलता है। कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन आधार इसमें प्रोटीन की कुछ कणिकाएं होती हैं, इसमें प्रोटीन की कुछ क्या होती हैं कणिकाएं, साथ ही कुछ मात्रा में इसमें जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग होता है वो इसके चारों ओर मिलता है केंद्रिका के। तो ये देख सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा इसमें आरएनए रहेगा, कुछ अम्लीय फॉस्फेटेज होते हैं, एंडोन्यूक्लियोज डीफॉस्फोराइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन होती है। ये इसका रासायनिक संगठन होता है केंद्रिका का। इसके बाद अगर केंद्रक की संरचना देखें अपन तो देखिए केंद्रिका या न्यूक्लियस की संरचना, केंद्रिका की संरचना, केंद्रिका की संरचना, केंद्रक की संरचना देखते हैं तो वैसे तो ये झिल्ली रहित संरचना है, लेकिन जब कोशिका एक तरह से विभाजन की स्टेज में आती है तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही फिर विभाजन होने लगता है तो केंद्रिका विलुप्त होने लग जाती है। अर्थात ये जब अंतरावस्था है उस टाइम थोड़ा अंतरावस्था के बाद और जब विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है उस टाइम ये स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे क्या है झिल्ली रहित संरचना। अब जब जैसे जैसे विभाजन होगा फिर ये क्या है केंद्रिका विलुप्त होने लग जाती है, और जैसे ही कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है फिर से इसका निर्माण चालू हो जाता है केंद्रिका का। तो इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना इसकी ऐसी होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है केंद्रिका की, जिसमें कुछ तो इस तरह से फाइबर्स, आरएनए फाइबर्स या आरएनए प्रोटीन होते हैं, कुछ इसमें कणिका में भाग होता है, कुछ मात्रा में इसमें अंतरा उसकी है या अंतरिका केंद्र की है और क्रोमेटिन की इसके अंदर पाया जाता है। इस तरह की संरचना केंद्रिका की होती है। इसकी केंद्रिका की संरचना है जिसमें बाहर की तरफ ये तो हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन है, हेटेरोक्रोमेटिन यानी हेटेरोक्रोमेटिन इस केंद्रिका के चारों तरफ फैला रहता है। साथ ही हेटेरोक्रोमेटिन कुछ मात्रा में इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे ये कर रहा है। इसे अंतरा केंद्रीय क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरा केंद्रीय क्रोमेटिन कहा जाता है। और इसमें देखिए ये ग्रेन्युलर या कणिका उपस्थित रहती है, ग्रेन्यूल्स यानी कणिका में भाग है। साथ ही इसमें कुछ ये फाइबर्स होते हैं, आरएनए फाइबर, कुछ मात्रा में क्या है इसमें आरएनए फाइबर्स होते हैं। और इसमें एक्रेस्ट्रीय या एमॉर्फिस मैट्रिक्स बना होता है, इसमें मैट्रिक्स या आधात्री बना होगा केंद्रिका के अंदर। तो ये इस तरह से इसकी केंद्रिका की संरचना होती है, जिसमें इसके क्या 4 प्रमुख भाग होते हैं। केंद्रिका की संरचना में जो इसके भाग है, केंद्र की संरचना या केंद्रिका की या न्यूक्लियस की संरचना के जो भाग है 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो कणिका में भाग, कणिका में भाग। कणिका में भाग क्या है? ये ग्रेन्यूल से मिलकर बना है, अर्थात ग्रेन्युलर पोर्शन हो जाएगा इसका केंद्रिका का। ये किससे होता है? कुछ कणिका जैसी संरचनाएं होती हैं इसमें, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। ये कणिकाएं किसकी बनी होती हैं? ये कणिकाएं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। क्या पाई जाती है इसमें? जैसे हमने देखा रखा है कणिका
किसकी बनी है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। एक अंक है इसकी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती हैं, जो कि राइबोसोम या आरआरएनए की प्रीकर्सर्स होती है। किसकी? राइबोसोम की प्रीकर्सर्स। ये कणिकाएं राइबोसोम की पूर्ववर्ती होती है। क्या होती है? राइबोसोम की पूर्ववर्ती होती हैं, अर्थात प्रीकर्सर्स होती हैं राइबोसोम की। ये तो हो गया इसका पहला भाग। कौन सा? कणिकामय भाग। कौन सा भाग है? कणिकामय भाग, जो कि किससे बना है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना है, और ये कणिकाएं राइबोसोम की पूर्ववर्ती होती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग कौन सा? इसको मैं साफ करता हूं ना। दूसरा भाग इसका, पहला भाग कौन सा हो गया? कणिकामय भाग। दूसरा रेशेदार भाग, या जिसे फाइबर्स बोला है हमने। कुछ मात्रा में तो इसमें कणिकाएं मिलती हैं, कुछ इसमें रेशे होते हैं, और ये रेशे भी किसके बने होते हैं? ये भी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्या? जो इसमें रेशे पाए जा रहे हैं इस केंद्रिका में, वो किसके बने? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि आगे चल के आरआरएनए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आरआरएनए का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा भाग कौन सा इसका? तीसरा इसका भाग होता है अक्रस्टलीय भाग। कौन सा भाग है? अक्रस्टलीय भाग, या जिसे अक्रस्टलीय भाग है, इसे एमोर्फस रीजन कहेंगे, जो कि इसके मैट्रिक्स का निर्माण करता है। किसका? इसके मैट्रिक्स या आधात्री का निर्माण करता है अक्रस्टलीय भाग, और यह प्रमुख रूप से किसका बना होता है? यह प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन से नहीं, या ये बोल सकते हो कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है। जो अक्रस्टलीय भाग है इसका, वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन से निर्मित होता है, जिसे मैट्रिक्स या आधात्री कहा जाता है। इसके बाद चौथा भाग कौन सा इसका? चौथा भाग है सर केंद्रक से संबंधित क्रोमेटिन। केंद्रिका से संबंधित क्रोमेटिन, ये इसका चौथा भाग है। क्रोमेटिन ऐसा भाग कौन सा भाग है? चौथा भाग है। ये क्या करता है? इसको जो केंद्रक से संबंधित जो क्रोमेटिन होता है उसे क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन है, ये केंद्रक के चारों तरफ पाया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर ये केंद्रक के अंदर प्रवेश करके और अंतरा केंद्रक क्रोमेटिन बनाता है। क्या बनाता है? अंतरा केंद्रक क्रोमेटिन बनाता है। इस प्रकार से केंद्रिका की हम संरचना पढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? आरएनए ना। तो और भाग कौन से इसके? एक तो कणिकामय भाग, दूसरा रेशेदार भाग, तीसरा अक्रस्टलीय भाग होता है केंद्रक से संबंधित क्रोमेटिन, जो कि हेटेरोक्रोमेटिन होती है और इसके चारों तरफ फैली होती है। यह होता है केंद्रिका की संरचना के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ने इसके केंद्रिका के कार्य। अच्छा, इसके कार्य क्या क्या है? देखिए, केंद्रिका के जब हम कार्यों की बात करते हैं, केंद्रिका के कार्य, देखिए अगर जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो मान लो केंद्रक की संरचना के बारे में आपसे डिटेल से पूछ लिया, तो अब तक जितने हमने केंद्रक के बारे में बताना है, तो सबसे पहले तो कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रिका नहीं, केंद्रक ना किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, है ना। तो वहां से स्टार्ट करके फिर हमने केंद्र की संख्या, केंद्र का आकार, वो सारा कुछ पढ़ा था, वो तुम्हें लिखना है। और केंद्र के भागों को तुम वहां पर शॉर्ट में कर देना, साथ में केंद्रिका करनी पड़ेगी।
लेकिन कई बार एग्जामिनर इस केंद्रिका को ही डिटेल से पूछ लेता है, इसलिए मैं केंद्रिका को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो केंद्रिका के कार्य, केंद्रिका के कार्य, केंद्रिका के अगर कार्य देखे जाए तो सबसे पहला कार्य क्या है इसका, आरआरएनए का निर्माण करती है। किसका, इसमें आरआरएनए का निर्माण होता है। पहला कार्य क्या है इसका, इसमें आरआरएनए का निर्माण होता है। किसमें, केंद्रिका में। ठीक है, आरआरएनए का निर्माण होता है। दूसरा, यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। यह कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं, जिसे कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या, यह कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अगर कोशिका में से केंद्रक अलग कर दिया जाए, क्या, कोशिका में से केंद्रिका या न्यूक्लियस अलग कर दी जाए तो क्या होगा, तो कोशिका विभाजन रुक जाएगा। क्या, अगर कोशिका से केंद्रिका या न्यूक्लियस अलग कर दी जाए तो कोशिका विभाजन उसी समय रुक जाएगा। इसलिए क्या है कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और देखिए अगला कार्य क्या है इसका, कोशिका की जैव संश्लेषण क्रियाओं में भी अपनी भूमिका निभाती है। यह कोशिका की संश्लेषण क्रियाओं, संश्लेषी क्रियाओं में, संश्लेषी क्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये इसके केंद्रिका के प्रमुख कार्य हो जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कार्य कौन सा, इसका आरआरएनए का निर्माण करना और साथ ही कोशिका विभाजन में भी प्रमुख भूमिका निभाती है और जैव संश्लेषण क्रियाओं के लिए प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये इसके केंद्रिका के कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी केंद्रिका है ये कंप्लीट होती है। तो अब हमने कितने भाग पढ़ लिए केंद्रक के न्यूक्लियोलस के कितने, तो न्यूक्लियोलेमा या केंद्रक झिल्ली पढ़ ली हमने, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिया हमने, केंद्रक द्रव्य, उसके बाद हमने क्रोमेटिन पढ़ लिया। क्रोमेटिन भी दो प्रकार का होता था, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इसके बाद हमने केंद्रिका पढ़ ली। लास्ट हमारा क्या बचा, एंडोसोम, से भी अभी कंप्लीट के देते हैं। क्या बचा अपना लास्ट पांचवा था एंडोसोम, एंडोसोम। ठीक है, एंडोसोम क्या है, ये भी क्रोमेटिन के ही बने कुछ कणिका या कण के समान आकृति के भाग होते हैं जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं। यह गोलाकार, अच्छा, यह क्रोमेटिन के बने, इसके यह क्रोमेटिन के बने गोलाकार कण होते हैं, गोलाकार कण होते हैं जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं। तो ये इसमें बस छोटा सा है कि यह क्रोमेटिन में गोलाकार कण होते हैं। यहाँ पर अपना केंद्रक की जो संरचना है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन केंद्र के कार्य पढ़ेंगे, वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।